दोस्तों मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे वैद्युत विभव। ठीक है, इसके पहले लेक्चर नंबर 24 में हमारी अंतिम हेडिंग थी कई छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव। यहां तक आप सबका हो चुका था, क्लियर है। अब आइए, अब यहां से हम लोग निगमन शुरू कर रहे हैं। अब डेरिवेशन होगा, ठीक है। लगातार कम से कम 5-6 निगमन होगा, उसके बाद 2-3 परिभाषाएं होगी, तब जाकर के विभव का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, उसमें कुछ दिया नहीं है, ज्यादा 2-3 बातें दे करके खत्म करें, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। हाँ, एनसीईआरटी से पढ़िए मत, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल जितने भी हो सब आप बढ़िया से ढूंढ के लगाइए, सब लगेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद। चलिए अब आइए हम निगमन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सब हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि निगमन जब करेंगे तो काफी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, बोर्ड छोटा है इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, अब हम निगमन करना स्टार्ट करते हैं। निगमन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के, निगमन है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव। ठीक, इसका दूसरा नाम है अक्षीय या अनुदैर्ध्य या tan A स्थिति। ठीक, निगमन महत्वपूर्ण है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव, इसका अगला नाम है अक्षीय या अनुदैर्ध्य या tan A स्थिति। आपको याद होगा एक बार हम लोग यहीं पर आकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। निगमन बताओ सबको याद है कि नहीं? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका निगमन आपको हम करके दिखा चुके हैं। इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अक्ष पर आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद आपका आया था 2 P/r का क्यूब। अब बताइए ईमानदारी से याद आया कि नहीं याद आया? ये बताओ तीव्रता कहां आई थी? ये तीव्रता आपकी आई थी अक्ष पर आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 P/r का क्यूब। लेकिन आज हमें तीव्रता नहीं, क्या निकालना है? विभव निकालना है, विभव निकालना है। बताओ क्लियर है? तो चलिए आइए काम शुरू करते हैं। देखें, मान लेते हैं, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए, ये है कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका है -q, ये आपका है +q। बोले हाँ, ये निर्वात में AB पर रखा है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी बताओ कितनी होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L होती है। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु आपका O है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसके अक्ष पर, ये देखिए अक्ष तो पहचानते होंगे आप, अक्ष हम आपकी मुलाकात बहुत पहले करवा चुके थे। क्या होता है अक्ष, क्या होता है निरक्ष, जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाए थे सब बताया था। ये देखिए सारी की सारी दूरी बताओ कहां से नपती है? इसके मध्य बिंदु O से नपती है। तो माना इसके मध्य बिंदु O से बताओ कितनी दूरी पर? r दूरी पर उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो बताओ क्या मानोगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर रखा है, माना इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब बताओ मानने का कार्यक्रम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो जो हमने मुंह से बोला है मान करके दिखाते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, निर्वात में AB पर स्थित है। माना इसके
मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, जल्दी से आप लिख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लिए सब लोग आप। तो इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए अब आइए वैद्युत विभव की गणना करके आपको हम दिखाते हैं। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कैसे हम विभव की गणना करके दिखाते हैं। देखें, बताइए कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो P पर बताओ कितने विभव होंगे? आंसर 2 विभव होंगे। एक उत्पन्न करेगा प्लस वाला, दूसरा उत्पन्न करेगा माइनस वाला। बताओ क्लियर है? तो चलिए ठीक है, अब एक काम करिए, विभव आप बाद में उत्पन्न करवाना, पहले दोनों आवेशों की P से दूरी पता कर लो। विभव बाद में उत्पन्न करवाना, पहले दोनों आवेशों की P से क्या दूरी पता कर ले, दूरी पता कर ले। क्लियर है? अब बताइए ये दूरी आपकी R है, ये दूरी आपकी L है। बताओ बची दूरी बोलो। बची दूरी आपकी आ जाएगी R माइनस L। कितनी हुई? R माइनस L हो गई। ठीक है, अब देखिए ये दूरी आपकी R है, ये आपका L है, तो ये दूरी आपकी आ जाएगी R प्लस L। बताओ दूरी सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो P पर 2 विभव होंगे, एक उत्पन्न करेगा प्लस वाला, दूसरा उत्पन्न करेगा माइनस वाला। आइए सबसे पहले प्लस वाले के कारण उत्पन्न करवाते हैं। देखें, अब हम कह सकते हैं यदि प्लस Q के कारण, यदि प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 है, वैद्युत विभव बताओ कितना है? V1 है। तो विभव का सूत्र आप जानते हैं, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ Q बटे R से। यही सूत्र होगा ना। अब आपका आ जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q बटे बताओ दूरी कितनी है? बताइए प्लस वाले की बताओ P से दूरी बोलो। ये आपकी आ जाएगी बताओ R माइनस L। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। बताओ समझ में आया? चलिए भाई, प्लस वाले ने अपना काम कर दिया, बारी किसकी है? माइनस वाले की। यदि माइनस Q के कारण, यदि माइनस Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, P पर उत्पन्न वैद्युत विभव हमने मान लिया V2 है। ठीक है, तो V2 बराबर आपका आ जाएगा बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q बटे R। अब बताओ विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं, पता है? तो आपका आ जाएगा माइनस Q बटे बताओ दूरी कितनी है? आपकी आ जाएगी R प्लस L। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। बताओ समझ में? बताओ क्लियर है? तो ये देखिए, ये प्लस वाले का है, ये क्या है? माइनस वाले का है। अब हमें कुल विभव निकालना है। अब आप इतना जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद फिर हम इसको हटाते हैं। जल्दी कर लें सब लोग। अब आपको परिणामी विभव निकालना है। परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों को क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो, मामला खत्म हो जाएगा आपका। बताओ क्लियर है? तो आइए, चलिए हो गया होगा। तो चलिए अब निकालते हैं परिणामी विभव। तो परिणामी विभव निकालने के लिए बताओ दोनों को क्या कर दे? दोनों को जोड़ दे। चलिए देखें, हम कह सकते हैं यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव, यदि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव V2 है, ठीक, सॉरी V है, V, तो V बराबर आपका आ जाएगा बताओ V1 प्लस V2। अब आपका आ जाएगा V बराबर बताओ V1 कितना है बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ Q बटे R माइनस L।
उसके बाद प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू बटे आर प्लस यल। आया? क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए अब यहां से देखें v बराबर आ जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो, बताओ q बटे 4πε0। ठीक है, अब उसके बाद अंदर बचेगा 1/r माइनस यल माइनस 1/r प्लस यल। बताओ क्लियर है? अब आ जाएगा v बराबर q बटे 4πε0 लघुत्तम आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा आर प्लस यल, उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस, बताओ कितना, आर माइनस यल। बताओ क्लियर है? अब यहां से आपका आ जाएगा नहीं, ठीक है, ये देखिए गड़बड़ हो गया आपका, यहां पर आपका आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा आर, हाँ आर प्लस, हाँ ठीक है आर प्लस यल, उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस, बताओ कितना, आर माइनस यल। अब आ जाएगा v बराबर q बटे 4πε0, अब आ जाएगा आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल बटे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। आया? अब यहां से आर कटेगा, ठीक है, तो b बराबर बताओ क्या आ गया। अब यहां से बताओ b बराबर बताओ कितना आ गया, बोलो। b बराबर आपका आ जाएगा q बटे 4πε0, उसके बाद 2l बटे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। आया? अब आप इसको लिखो v बराबर 1/4πε0, इसको लिखो q गुणे 2l बटे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? जल्दी करें, यहां तक नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए अब आइए देखें, अब इसी को थोड़ा सा हम संशोधन कर लें, आंसर देखें आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब आपका आ गया v बराबर, ठीक है, अब देखो यहां से अब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका q गुणे 2l है, q गुणे 2l है, ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि नहीं होता है, सही है। अब यहां से आपका आ जाएगा v बराबर 1/4πε0, उसके बाद ऊपर आ जाएगा p बटे आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। आया? अब हम कह सकते हैं कि यल स्क्वायर का मान बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है आर स्क्वायर की तुलना में, इसलिए ठीक है यल स्क्वायर बताओ क्या है, यल स्क्वायर आपका त्याज्य है, इसको छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो यल स्क्वायर का मान है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए यल स्क्वायर को छोड़ दो। छोड़ दोगे, ये देखिए आपका आंसर आ गया v बराबर 1/4πε0, बताओ p बटे आर का स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? ये है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें दिशा उषा होती नहीं है, ठीक है, तो एकदम आराम से सूत्र आप याद रखिएगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में p बटे यहाँ आर क्यूब आता था, लेकिन विभव में क्या आएगा, आर का स्क्वायर आएगा। बताओ क्लियर है? तो चलिए बताओ, अक्ष पे सबका निगमन हो गया है, अक्ष पे हो चुका है। अब आइए बात करते हैं, बताओ कहां, निरक्ष पर चलते हैं, निरक्ष पर। अब आइए निरक्ष पर विभव निकाल करके आपको हम दिखाते हैं। निगमन बताओ आसान था कि नहीं? सिंपल है, एक प्लस का निकाल लो, एक माइनस का निकाल लो, मामला खत्म हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं, अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव, इसका अगला नाम है निरक्षी या अनुप्रस्थ
या tan b स्थिति, ये सब आपको हम बता चुके हैं पहले से ही, याद आया सबको? इसके बताओ कई नाम होते हैं, ठीक है। निगमन महत्वपूर्ण नहीं, ये बहुत आसान है, कभी ना आया है ना कभी आएगा। क्यों नहीं आता है अभी आपको समझ में आएगा एक क्यों नहीं आता, आसान, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा ही। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, इसका अगला नाम है निरक्षी या अनुप्रस्थ या tan b स्थिति। चलिए काम शुरू करें, चलिए देखिए काम शुरू करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो मान लेते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखें कौन है ये, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये है आपका -q, ये आपका है +q, ठीक है। निर्वात में AB पर रखा है, निर्वात में कहां रखा है, निर्वात में AB पर रखा है। माना इसका मध्यबिंदु बताओ कितना है, O है। माना इसके मध्यबिंदु O से बताओ कितनी दूरी पर, R दूरी पर। माना इसके मध्यबिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखोगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर उसके निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर है? तो आइए इसी बात को यहां पर लिख करके समझाते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, निर्वात में AB पर स्थित है। माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर इसके निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए आइए वैद्युत विभव की गणना करके आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। चलिए तो आइए बात करते हैं। अब बताओ विभव कौन उत्पन्न करता है, आवेश। बताओ कितने आवेश है, 2 आवेश है। तो बताओ P पर कितने विभव होंगे, 2 होंगे, एक होगा प्लस वाले का, दूसरा होगा माइनस वाले का। तो विभव आप बाद में उत्पन्न करवाना, पहले आप एक काम करो, दोनों आवेशों की पहले P से दूरी पता कर लो। तो आइए एक काम करते हैं, P से इसको मिला दें और आइए P से इसको मिला देते हैं। बताओ मिला दिए। अब आप देखो ध्यान से, ये देखिए P से हम इसको मिला दें, उसके बाद इसको मिला दें। अब बताओ ये दूरी आपकी R है, ये दूरी आपकी L है। तो बताओ ये लंब आपका हो गया R, आधार हो गया L, तो ये दूरी बताओ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट बताओ R² प्लस L²। समझ में आया? फिर देखो ये दूरी आपकी R है, ये आपका L है। बताओ फिर कण कितना हो जाएगा, कण फिर आपका हो जाएगा R² प्लस L²। बताओ डायग्राम बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अरे भाई ये लंब है, आधार है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो ये आएगा अंडर रूट R² प्लस L² और ये भी आपका आएगा अंडर रूट R² प्लस L²। बताओ क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए भाई कितने आवेश है, 2। बताओ P पर कितने विभव होंगे, 2 विभव होंगे। अब आइए दोनों का एक एक करके निकाला जाए। आइए एक निकालते हैं प्लस वाले का, उसके बाद निकालते हैं माइनस वाले का। तो आइए बात करते हैं, माना +Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव हमने मान लिया V1 है। बताओ कितना है, V1 है। तो V1 बराबर आपका आ जाएगा 1/4 πε0 Q बटे R का मान बताओ कितना, अंडर रूट R² प्लस L²। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। बताओ प्लस वाले ने अपना काम किया। अब आइए बात करते हैं माइनस के कारण।
तो माना माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव हमने मान लिया V2 है। ठीक है, तो V2 बराबर बताओ 1/4πε0 माइनस क्यू बटे √r² प्लस L स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आइए निकालते हैं परिणामी विभव। अब हम कह सकते हैं यदि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव V है, ठीक है, अब आपका आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर आपका आ जाएगा V1 का मान बताओ 1/4πε0 बताओ Q बटे √ बताओ r² प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस आपका 1/4πε0 माइनस क्यू बटे √ r² प्लस L स्क्वायर। ये देखिए जितना प्लस है उतना माइनस है। बताओ V का मान बताओ कितना आ गया 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए निरक्ष पर उत्पन्न बताओ विभव का मान कितना आ गया 0 आ गया, इसीलिए निगमन महत्वपूर्ण नहीं है। अब बताओ अक्ष और निरक्ष बताओ दोनों पर बताओ निगमन समझ में आया? तो अक्ष का निगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, तैयार रखिएगा, आसान भी है। बताओ क्लियर है? यहां तक कर ले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हो गया। अब आइए देखें इसके बाद अगले निगमन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला निगमन, चलिए दो निगमन आपका हो चुका है, एक अक्ष पर हो चुका है और एक निरक्ष पर हो चुका है। ठीक, चलिए अब आइए बात करते हैं। अगली हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। देखिए अब कुछ वैद्युत क्षेत्र का भी निगमन चलेगा। ठीक है, देखना अगली हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है, ध्यान समझिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। बताओ क्लियर है? तो चलिए देखिए, आइए बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, ध्यान देना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जो बोर्ड में बताओ पश्चिम से पूरब की ओर है। जो बोर्ड में बताओ कहां है, पश्चिम से कहां है, पूरब की ओर है। अब इसमें किसी वैद्युत द्विध्रुव को हमने रखा है। ये देखिए इसमें हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को हमने रखा है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जो बोर्ड में पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये देखिए इसमें हमने मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये देखिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव ये देखिए रखा है। ठीक, ये देखिए रखा है। ठीक है, ये देखिए आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये है आपका प्लस क्यू, ये आपका प्लस क्यू है, और ये बोले ये आपका माइनस क्यू है। ये देखिए बताओ कितने कोण पर रखा है, बोलो थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। बताओ क्लियर है? तो ठीक है, और हमने मान लिया ए बी पर रखा है। ये देखिए हमने मान लिया आपका बिंदु ए है, और ये हमने मान लिया आपका बिंदु बताओ क्या है, बोलो बी है। ये देखो ए बी पर रखा है, ए बी पर रखा है। ठीक, तो क्या मानेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बोर्ड के तल में पश्चिम से कहां है, पूरब की ओर है, जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से बताओ कितने कोण पर, थीटा कोण पर रखा है। इस बात को माने? तो चलिए मानते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई
माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई कागज के तल में पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है, जिसमें किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, जिसमें किसी वैद्युत द्विध्रुव को बताओ वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। अब आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को रखते हैं उस पर क्या लगता है, बल लगता है। यह बराबर क्यू ई, दिशा बोलो, प्लस वाले पर बल लगता है क्षेत्र की दिशा में और माइनस वाले पर बल लगता है बताओ क्षेत्र के विपरीत। तो ये जो है इस पर बल लगेगा बताओ क्षेत्र की दिशा में, बताओ कितना बल लगेगा, यह बराबर आपका लगेगा क्यू ई, यह बराबर क्यू ई, और इस पर बताओ बल लगेगा इधर, ये देखिए यह बराबर क्यू ई। बताओ समझ में डायग्राम सबको आ रहा है। प्लस वाले पर बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में और माइनस वाले पर बल लगेगा क्षेत्र के विपरीत लगेगा। बताओ क्लियर है? इतना नोट कर लिए हो, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। अब देखें, अब हम कह सकते हैं कि प्लस के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल, प्लस के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर क्यू ई, यह बराबर क्यू ई, माइनस के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल ये भी आपका आ जाएगा यह बराबर क्यू ई। ठीक, अब देखें वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर विपरीत बल लग रहे हैं, दोनों बल आपस में बराबर और विपरीत हैं। ये ये बनाते हैं बलयुग्म। जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं तो क्या बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं, बल का जोड़ा बनाते हैं। ये दोनों बलयुग्म बनाएंगे, बल का जोड़ा बनाएंगे, और हमें इसी बलयुग्म के आघूर्ण की गणना करनी है। अब हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर विपरीत बल कार्य करते हैं, दो बराबर विपरीत बल कार्य करते हैं जो बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो बलयुग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम कह सकते हैं यदि इस बलयुग्म का आघूर्ण हमने मान लिया टाउ है, टाउ बताओ कितना है, टाउ है, तो टाउ का सूत्र होता है बल गुणे बलों के बीच, बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। ये बताओ किसका सूत्र होता है, टाउ का सूत्र होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां से चलिए आइए बात करते हैं टाउ बराबर। देखिए बल तो आपको पता है, बल बताओ कितना है, क्यू ई, बल बताओ कितना है, बल क्यू ई है। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ये एक बल आपका ये है, दूसरा बल आपका ये है। अब दोनों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, तो जानते हो क्या करो, पीछे बढ़ा के लंब डाल दो। क्या करो, पीछे बढ़ाओ, ये देखिए पीछे बढ़ाया हमने, ये देखो पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ा करके लंब डाल दो, ये लंब डाल दिया हमने ये। अब बताइए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बताओ कितनी है, पहला बल या दूसरा बल, लंबवत दूरी बताओ कितनी आ गई, AC। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? लंबवत दूरी बताओ क्लियर है, ये पहला बल है, ये दूसरा बल है, ये देखिए लंब खींच दिया, यही है लंबवत दूरी, बताओ कितना, बोलो AC। सही है। तो चलिए अब आइए हमको किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। अब देखो ध्यान से, अगर ये आपका थीटा है तो बताओ AB कोण कितना होगा, AB कोण आपका होगा थीटा।
अगर ये थीटा है तो भी बताओ कितना होगा, थीटा होगा। बताओ क्लियर है। चलिए अब आइए किसका मान निकाला जाए, AC का मान निकाला जाए। ठीक, चलिए आइए ध्यान से। अब देखो AC का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आइए बात करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब आप लगा दो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर, बताओ लंब कितना है, लंब है आपका AC और कर्ण आपका है AB। अच्छा सुनिए, ये देखिए इसका मध्य बिंदु आपका O है, तो बताओ ये बताओ लंबाई कितनी हुई L, और ए भी लंबाई बताओ कितनी हुई L। अब आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर, ठीक है। अब बताओ AC बटे, अब बताओ AB की लंबाई कितनी है 2L। अब यहां से आपका आ जाएगा AC बराबर 2L साइन थीटा। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक, ये आपका आ जाएगा बताओ समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक, क्लियर है। तो चलिए AC का मान आपका आ गया 2L साइन थीटा। ठीक है, अब आप AC का मान बताओ, किसका मान, AC का मान समीकरण नंबर 2 से, AC का मान समीकरण नंबर 2 से बताओ कहां, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखें तो टाउ बराबर आपका आ जाएगा बताओ QE गुड़े, अब बताओ AC का मान बताओ 2L साइन थीटा आया। अब यहां से आ जाएगा टाउ बराबर, इसको लिखो Q गुड़े 2L इंटू E इंटू आपका आ जाएगा साइन थीटा। अब आ जाएगा टाउ बराबर, इसको पहचानते हो, ये देखो आ गया सूत्र P, उसके बाद E, उसके बाद साइन थीटा। ये है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। क्या सूत्र है बताओ, टाउ बराबर, टाउ बराबर आपका आ जाएगा PE साइन थीटा। अब बताओ निगमन बताओ, सबको बताओ क्लियर है। तो ये था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। निगमन तो हो गया, लेकिन अभी सूत्र के बारे में आपको छोटी छोटी कम से कम आपको 5 या 6 बातें हम बताते हैं, एक एक करके ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देखें, डायग्राम बताओ क्लियर है, बन गया है, समझ में आ गया है। अब आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए छोटी छोटी कुछ बातें बताएं। सबसे पहले देखिए नंबर 1, टाउ बराबर आपका आया है P साइन थीटा आया है ना, टाउ बराबर P साइन थीटा आया है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले पॉइंट में आइए निकालते हैं। नंबर 1 में हेडिंग लिखते हैं अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण। सबसे पहला पॉइंट में निकालते हैं अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण। तो देखिए टाउ का सूत्र आपका आया है टाउ बराबर P E, उसके बाद साइन थीटा, यही आया है ना। अब देखिए टाउ का अधिकतम मान निकालना है, और टाउ का मान बताओ किस पे निर्भर करता है, साइन थीटा पर। तो टाउ का मान अधिकतम तभी होगा जब साइन थीटा का मान भी अधिकतम हो। अब हम कह सकते हैं फॉर टाउ मैक्सिमम, अब हम कह सकते हैं फॉर टाउ मैक्सिमम, ये इंप्लाई करेगा साइन थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और पूरी दुनिया जानती है कि साइन थीटा का अधिकतम मान बताओ कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा बताओ थीटा बराबर बताओ कितना डिग्री, 90 डिग्री। समझ में आया। तो आपने क्या सीखा कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण बताओ सबसे ज्यादा होगा। अब हम कह सकते हैं अतः, अब हम कह सकते हैं अतः यदि वैद्युत द्विध्रुव, अतः यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तब इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होगा।
तब इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। बताओ क्लियर है। अब बताओ उस टाउ मैक्सिमम का मान कितना आएगा बताओ। तो टाउ मैक्स बराबर आपका आ जाएगा, बताओ साइन थीटा की जगह पर कितना लिखा, 1 लिखा। अब बताओ टाउ मैक्स बराबर बताओ कितना आ जाएगा, बताओ P इंटू ई। ये है आपका अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। ठीक है। और देखिए डायग्राम इसका कैसे बनेगा, डायग्राम बनाकर आपको दिखा दे। डायग्राम में देखो ऐसे रखा रहेगा, ऐसे डायग्राम भी बनाकर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। ये देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये देखो ऐसे रखोगे तब उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा। ये देखो ये देखो ऐसे, ये आपका प्लस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू है। इस पर बल लगेगा इधर, इस पर बल लगेगा इधर। ये देखो बताओ ये कोण बताओ कितना डिग्री है, ये कोण आपका है बताओ 90 डिग्री। इस समय बताओ थीटा बराबर बताओ कितना है 90 डिग्री है। तो इस समय टाउ बराबर बताओ क्या है, टाउ मैक्स है। और टाउ मैक्स का मान बताओ कितना आया है, बताओ P इंटू ई आया है। बताओ समझ में बताओ बात आई कि नहीं आई। तो टाउ बराबर टाउ मैक्सिमम बराबर P आ गया। तो ये आपका पहला पॉइंट था, ये है आपका अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। बताओ समझ में आ गया। तो दो बातें याद रखना, बताओ अधिकतम कब लगेगा, जब वह 90 डिग्री पर है। और बताओ टाउ मैक्स का मान कितना होगा, P इंटू ई होगा। क्लियर है। चलिए अब आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। चलिए देखें दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं न्यूनतम बल युग्म आघूर्ण। चलिए अब टाउ का न्यूनतम मान निकालते हैं। न्यूनतम मान तो टाउ बराबर आपका होता है P ई साइन थीटा, यही ना। अब टाउ का न्यूनतम मान निकालना है। अब हम कह सकते हैं फॉर टाउ मिनिमम, टाउ के न्यूनतम होने के लिए साइन थीटा को होना पड़ेगा 0। अब साइन थीटा अगर 0 है बताओ थीटा बराबर 0 डिग्री। समझ में आया। इसका मतलब आपने क्या सीखा। अब हम कह सकते हैं अतः यदि वैद्युत द्विध्रुव, अतः यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण न्यूनतम होगा। ठीक। अब बताओ उस न्यूनतम का मान कितना होगा, बताओ टाउ मिनिमम बराबर, टाउ मिनिमम बराबर बताओ कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। बताओ क्लियर है ना। और डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बना करके आपको हम दिखा दे। देखो डायग्राम आपका ये बनेगा ऐसे। ये देखो आपका वैद्युत क्षेत्र है, डायग्राम भी समझ लो। ये देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल ई है। ठीक। उसके बाद ये देखो ऐसे रखा है, ऐसे। ये देखो ये आज समांतर रखा है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। आघूर्ण की दिशा होती है बताओ माइनस क्यू से कहां, ये देखिए इसके आघूर्ण और ई के बीच का कोण बताओ थीटा बराबर कितना है। ये देखिए थीटा बराबर बताओ 0 डिग्री है कि नहीं। तो ये इस समय टाउ बराबर बताओ क्या है, टाउ मिनिमम है। ठीक है। और टाउ मिनिमम का मान बताओ कितना है, बोलो 0 है, 0। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, टाउ बराबर टाउ मिनिमम बराबर 0। अब बताओ कितने पॉइंट हुए, बोलो 2 पॉइंट हुए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा होता है सूत्र में, थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा होता है P और E के बीच का कोण। थीटा किसके बीच कोण होता है, थीटा होता है आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। ध्यान रखिएगा। कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए। अब आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर हम बात करते हैं। देखें तो तीसरे पॉइंट में अब आइए बात करते हैं बल युग्म, हेडिंग लिख रहे हैं बल युग्म आघूर्ण के पदों में,
बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो चलिए एक आप पूछा गया 1 नंबर में, ध्यान रखना ऐसे परिभाषा ये नहीं पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की केवल परिभाषा पूछे हम सीधे बता देंगे क्या, P बराबर होता है Q गुणे 2L। P बराबर Q गुणे 2L होता है, सीधे बोल देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बलयुग्म आघूर्ण के पदों में पूछा गया। आइए परिभाषा निकालते हैं। देखो तो अभी हमने आपको बताया था टाउ मैक्स, अभी बताया था टाउ मैक्स बराबर बताओ कितना होता है, P इंटू ई। बताओ होता है कि नहीं। अब यहां से तुम P का मान निकालो, तो P बराबर टाउ मैक्स बटे ई आया। अब हम कह सकते हैं यहां से यदि E बराबर 1 न्यूटन बटे कूलाम, अगर E का मान है 1 न्यूटन बटे कूलाम, बताओ P बराबर आपका आ जाएगा टाउ मैक्स। P बराबर टाउ मैक्स आपका आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। अब यहां से परिभाषा बता सकते हैं कि अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन कब, जब E का मान बताओ कितना हो, 1 हो। और आपको पता है टाउ मैक्सिमम का मान कब आता है, जब वह कितने डिग्री पर रखा हो, 90 डिग्री पर रखा हो, 90 डिग्री पर। ठीक है, आप देखिए परिभाषा हम बता रहे हैं, अब इसकी परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, परिभाषा बोल रहे यहां से बना रहे, परिभाषा बनाए। अब हम कह सकते हैं अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण को ही, उस पर लगने वाले अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण को ही उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ कहते हैं। बताओ परिभाषा बताओ क्लियर हुई। चलिए 3 पॉइंट आपके हो गए। चलिए अब आप उसके बाद देखें नंबर 4। देखिए चौथा पॉइंट आपका ये है, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट है कि टाउ बराबर आपका होता है P साइन थीटा होता है। तो देखिए आपको एक सूत्र बताएं, AB साइन थीटा होता है वेक्टर A क्रॉस B। याद है कि नहीं, AB साइन थीटा क्या होता है, वेक्टर A क्रॉस B होता है। इसी प्रकार बताओ P साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आया कि नहीं आया। अब इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे, बताओ वेक्टर टाउ बराबर आपका आ जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। बताओ ये टाउ का बताओ कौन सा रूप है, ये टाउ का सदिश रूप है। बताओ क्लियर है ना कंसेप्ट। ये टाउ का वेक्टर रूप है, वेक्टर टाउ बराबर आपका आ जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब बताओ हेडिंग बताओ समझ में सबको आई। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर आगे कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे।